नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम पेश करने जा रहे हैं कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात करेंगे कानपुर ब्लास्ट की, तो वहीं बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ के झांसी की धरती से खिलाड़ियों के लिए की गई बड़ी घोषणा की, और चलते चलते बात काशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित बीएसपी रैली की भी करेंगे। तो चलिए खबरों में चलते हैं विस्तार से। कानपुर के मिस्टन रोड में मिस्ट्री मार्केट में हुए विस्फोट के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है और लगातार कई टीमों के माध्यम से कार्रवाई भी की जा रही है। इस पूरे प्रकरण पर ज्वाइंट कमिश्नर से के न्यूज ने खास बातचीत की और इस दौरान बताया गया कि शहर के कई क्षेत्रों में जानकारी मिल रही है, वहां पर टीमें भेजकर चेकिंग भी करवाई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर में मेसन रोड के बिसात खाने की गलियों में बनी दुकानों में पुलिस ने सारी रात सर्च एंड सीज ऑपरेशन चलाया। 3 दुकानों में पटाखे, बारूद, सुतली बम और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। वहीं एक दुकान में कपड़ों के ढेर में पटाखे छुपा कर रखे गए थे। उनके मालिकों और संचालकों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने 12 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि विस्फोट के बाद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने विस्फोट के कारणों को पूछा। मौके पर पटाखों के अंश और पटाखे वाली बंदूक बिखरी देखकर थाना पुलिस और एलआईयू पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिना इजाजत के क्षेत्र में पटाखे बेचे जा रहे हैं और उनका भंडारण हुआ है। आखिरकार इसकी जानकारी जिम्मेदारों को क्यों नहीं है? इसके बाद उन्होंने सर्च एंड सीज ऑपरेशन का निर्देश दिया। बता दें कि घटना के बाद से डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस कमिश्नर से हाल जाना, वहीं स्थिति और कार्रवाई का ब्यौरा लिया। एडीजी एटीएस, एडीजी सिक्योरिटी समेत अन्य अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर से जानकारी जुटाई। सूत्र बताते हैं कि एनआईए के अधिकारियों की ओर से भी विस्फोटक के संबंध में रिपोर्ट ली गई है। विस्फोट बहुत धमाकेदार था। कितनी दूरी तक इसकी आवाज? 1 से 1.5 किलोमीटर पर्यट तक के जो है इसकी आवाज पहुंची। विस्फोट ऐसे ही हुआ है, किसी सामान के साथ थोड़ी हुआ है। उसी के साथ स्कूटर की भी जो है परकच्चे उड़े, 2 गाड़ियां वो ही, बाकी दुकानों का सामान तितर बटेर हुआ। ये सामने रखा ही हुआ है, खिलौने की दुकानें पूरे चितड़े उड़ गए। पूरी घटना के जब हम लोगों ने जानकारी करी है तो उसमें पटाखों का इलीगल स्टॉकिंग से रिलेटेड मामला निकला है। जिस दुकान के सामने ये घटना घटित होती है उसके बगल में भी हमको करीब 1 कुंटल के आसपास पटाखे मिले हैं और करीब 20-25 मीटर की दूरी पे एक गोडाउन मिला है जिसमें कम से कम 2.5-3 कुंटल एक्सप्लोसिव जो पटाखों में इस्तेमाल होता है और पटाखे रिकवर हुए हैं। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का, स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में विस्फोटक की प्रमुख घटनाएं। 28 जनवरी 2025 को रेल बाजार थाना क्षेत्र के फैतपुलगंज के गोरा कब्रिस्तान के पास विस्फोट। 31 अक्टूबर 2024 को सीसामऊ थाना क्षेत्र के गांधीनगर में मकान के बाहर विस्फोट से पति पत्नी की मौत। 22 जनवरी 2023 को बजरिया थाना क्षेत्र के कंगी माहौल में मकान में बारूद से विस्फोट में एक और की मौत। 9 मई 2023 को नवाबगंज थाना क्षेत्र के पहलवानपुरवा इलाके में विस्फोट, 6 उड़ी महिला की मौत। 9 अगस्त 2023 में कल्याणपुर खुर्द में आयकर अधिकारी के घर पर विस्फोट, 1 महिला घायल। 27 अक्टूबर 2022 में काकादेव में एक गाय के मुंह में बम फटा था जिसमें उसका जबड़ा उड़ गया था। 25 अगस्त 2020 में बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बगाही भट्टा में विस्फोट। 21 अक्टूबर 2019 नौबस्ता के द्विवेदी नगर में धमाका, 2 घायल। 20 फरवरी 2019 कालिंद्री एक्सप्रेस में धमाका, कोई घायल नहीं। अप्रैल 2019 ओएमसी में धमाका, 3 की मौत, 8 घायल। 4 अक्टूबर 2017 सरसौल में 100 वर्ष पुराने मकान में धमाका, 4 मकान गिरे, 2 की मौत।
23 जनवरी 2015 को कल्याणपुर के न्यू अशोक नगर में बम विस्फोट, 14 अक्टूबर 2008 में बजरिया में साइकिल पर लदे विस्फोट में धमाका, 2 घायल। 20 जून 1997 की रात घंटाघर पर भीषण विस्फोट हुआ था, जिनमें 5 राहगीर घायल हुए थे। आपको बता दें कि घनी आबादी वाले इलाके मिश्री बाजार में भीषण विस्फोट से कुछ देर तक भगदड़ जैसी स्थिति बनी रही। विस्फोट के बाद कुछ देर के लिए धूल और धुएं का गुबार छा गया। घायल जान बचाने के लिए चीख पुकार मार रहे थे। धमाका और उसके कंपन से लोगों को पहले गैस सिलेंडर में विस्फोट होने की आशंका हुई। बाद में गली के अंदर स्कूटी में विस्फोट होने पर पता चला कि आसपास की दुकानें बंद हैं। क्षेत्र के लोग घरों से बाहर निकले थे। घटना के बाद मैसन रोड पर जाम लगा था। पुलिस कर्मियों और राहगीरों ने मशक्कत कर जाम खुलवाया। विस्फोट में घायल हुए लोगों के पास से लोग अस्पताल की ओर गए। वहीं बिसात खाने की बाजार में लगभग 100 से अधिक लोग थे। एक 4 पहिया वाहन और कई 2 पहिया वाहन भी खड़े थे। विस्फोट होने के बाद जल्द से जल्द वाहनों को हटाया गया। घनी आबादी वाले इलाके मिश्री बाजार में कुछ देर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। दीपावली पर्व नजदीक होने के कारण अति संवेदनशील इलाके में हुई घटना से पुलिस और इंटेलिजेंस के होश उड़ गए। विस्फोट के बाद कुछ देर के लिए धूल और धुएं का गुबार छा गया। घायल जान बचाने के लिए चीख पुकार मचा रहे थे। दहशत में आसपास के दुकानदारों ने दुकानों को शटर गिरा दिए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास रहने वालों के कान सुन्न हो गए। खिड़कियों के शीशे टूट गए। पुलिस और इंटेलिजेंस इलाके में रहने वालों की कुंडली खंगालने में लग गई। हालांकि मूलगंज में दिल दहला देने वाले विस्फोट की घटना कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कानपुर के मेस्टन रोड की मिश्री बाजार में हुए ब्लास्ट के बाद लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और बताने के लिए ज्वाइंट सीपी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, विस्फोट हो चुका है, उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई करी जा रही है? वहां पर हम लोगों ने सर्च किया है। दुकानों में अवैध रूप से पटाखा बेचने की बात आई थी। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि एक गत्ते का गत्ता रखा है जिसमें से विस्फोट इनिशिएट होना दिखाई पड़ रहा है। तो दुकानदार आसपास की दुकानों में चेक किया गया तो हमें पटाखे मिले, वो उन्होंने सीज कर दिए हैं। 12 लोग हमारी गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ करी जा रही है। जो आदमी गोदाम को ऑपरेट कर रहा था उसको भी हमारी गिरफ्त में लेकर पूछताछ किया गया है। बाहर की एजेंसीज भी जांच कर रही हैं। और स्कूटी पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो अभी इंजर्ड है, वो सबसे करीब था ब्लास्ट के। उसका स्टेटमेंट हम लोग अभी ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि तबीयत उसकी ठीक नहीं है। और एक और जो गाड़ी जो वहाँ पाई गई थी जो डैमेज थी, जिसमें कि तथाकथित रूप से बताया जा रहा है कि चोरी की थी, उसकी भी पुष्टि होगी। गाड़ी चोरी की थी, उसकी FIR 2023 में लिखी है, लेकिन उसको कौन चला रहा था उसके लिए हम लोग वीडियो फुटेज अभी खंगाल रहे हैं। कार्रवाई पुलिस के ऊपर भी करी गई है, वो किस तरीके की कार्रवाई रही? पुलिस चौकी और जबरा मोबाइल और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है बीट के, उनको निलंबित कर दिया गया क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक नाक के नीचे इतना बड़ा कारोबार चल रहा है जिससे कि पूरी जनता को वहाँ की जान का खतरा हो सकता है। और ACP जिनकी जिम्मेदारी थी पर्यवेक्षण की, उनको भी हटा दिया गया है। कई दुकानों का ताला तोड़कर भी चेकिंग करा गया था, वहाँ पर कुछ बरामद हुआ है? देखिए, ताला इसलिए तोड़ना पड़ा, हम लोगों ने बहुत देर तक अनाउंस किया कि जो दुकानदार हैं उनके घर ठीक ऊपर बने हैं, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे थे। तो गवाहों के प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करा के ताला खुलवाया। जिन दुकानों में क्लियर था उसको हम लोगों ने बंद कर दिया है और ओनर को चाबी दे दी है। और उसके अलावा जो जिसमें पाए गए हैं पटाखे, दो जगह थे, उनको सीज कर दिया गया है और उसकी FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। विस्फोट होने के बाद अब किस तरीके का अभियान चला रहे हैं, क्योंकि कानपुर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर पटाखे का कारोबार होता है, पटाखे रखे जाते हैं अवैध रूप से, तो उन पर क्या अभियान चलाएंगे? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि जिसको ये व्यवसाय करना है वो निर्धारित रूप से जो प्रक्रिया उसका पालन करें, लाइसेंस लेके करें। घने क्षेत्र में बिल्कुल अलाउड नहीं बेचना, और इससे दूसरों का ही और अपनी जान का भी खतरा हो सकता है। और बाकी हम लोग इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ इस तरह के पटाखे रखेंगे वहाँ हम दबिश करेंगे और सीज करेंगे और लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी आपने बताया कि फजलगंज में भी आपकी टीम पहुंची थी, वहां पर भी चेकिंग कराया, वहां पर क्या कुछ मिला है? फजलगंज में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी लगभग 100 बड़े पैकेट्स भर के पटाखे मिले हैं गोदाम में। वहाँ सुमित हमारे ACP हैं, उन्होंने रेड डाली है और वो बता रहे हैं कि अभी ये सर्च अभी चल रही, हो सकता है कि और बरामद की हो। कितनी टीमें वगैरह लगाई गई हैं अभियान में? टीमें देखिए कई इस पे काम कर रही हैं। एक तो टीम तो पहले हमारी घायलों का इलाज कराने में लगी हुई है, एक टीम वहाँ पर गोपनीय सूचनाएं इकट्ठा कर रही है, बाकी जो गिरफ्तारी जिनकी करनी है उसमें लगी है। एक आदमी इंट्रोगेशन कर रहा है, कुछ FIR लिखवा रहे हैं, और जो बाहर से जांच एजेंसियां आई हैं उनका सहयोग भी कर रही हैं।
ये थे हमारे साथ ज्वाइंट सीपी आशुतोष कुमार जी, जिन्होंने ये साफ कह दिया है कि कोई भी अगर पटाखों का कारोबार कर रहा है तो बिना लाइसेंस के ना करें और अपने आप को और सभी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इस तरीके का बिजनेस करें। कानपुर से न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। सीएम योगी जिलों के दौरे कर रहे हैं, जिससे जनता के बीच सूबे में एक्टिव सरकार का मैसेज जा रहा है। झांसी दौरे के दौरान सीएम ने जनमानस को बड़ा संदेश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। झांसी के बानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में मंच से योगी आदित्यनाथ ने खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती देने की बात कही। उन्होंने कहा, यूपी में जो भी खिलाड़ी खेल में पदक जीतकर लाएगा उसे सरकार सीधी नौकरी देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह समय खत्म हो गया है जब लोग कहते थे कि खेलने कूदने में समय खराब होता है। आज नया दौर है। खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अपना जीवन सजा और संवार रहे हैं। कहा, खेल निखारने में खर्च होने वाले पैसे और परिश्रम यूपी सरकार व्यर्थ जाने नहीं देगी। यूपी का जो खिलाड़ी पदक जीतेगा सरकार उसे सीधे भर्ती के लिए नौकरी देगी। डिप्टी एसपी, कानूनगो, खेल अधिकारी पद सीधे खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक विजेताओं के दिए जाने वाली पुरस्कार राशि का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी सरकार अपने खिलाड़ियों को हर संभव मदद करेगी। महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य के साथ ही मशहूर हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए युवकों को विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के योगदान देने की बात कही। कार्यक्रम में उन्होंने क्षेत्रीय खेलकूद स्वरों के विजेताओं को सम्मानित भी किया। साथ ही सीएम ने भानी देवी गोयल इंटर कॉलेज मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की। रुग्ण शरीर, बीमार शरीर इसको नहीं पूरा कर सकता। बीमारों की स्थिति क्या होती है? आप अनुमान करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था, तो बीमारू राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश की पहचान भी संकट में थी। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था, चाहे वह झांसी का हो, ललितपुर का हो, जालौन का हो, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, किसी भी जनपद का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद का कोई नागरिक क्यों ना हो, कोई छात्र हो, कोई युवा हो, कोई किसान हो, कोई महिला हो, उत्तर प्रदेश के बाहर 17 के पहले जाते थे, पहचान का संकट होता था। लोग पूछते थे, कहां से आए हो? उसने उत्तर प्रदेश नाम बता दिया, अपने जनपद का नाम बता दिया, तो लोग उसको बाहर कर देते थे, पहचानते नहीं थे, भेद इससे देखते थे, क्योंकि 17 के पहले उस समय की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को अपनी विकृत सोच और नकारात्मक सोच के कारण बीमारू बना दिया था। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की गिनती बीमारू राज्य के तौर पर थी। यहाँ के लोग जब बाहर जाते थे तब उनको बाहर कर दिया जाता था। अलग अलग माफिया प्रदेश में सौदेबाजी करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। मोदी के नेतृत्व में इसके परिणाम सबको दिखाई दे रहे हैं। अब प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जल्द ही देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। माफियाओं की गिरफ्त में जकड़ा हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिरफ्त दृष्टि में जल रहा प्रदेश, माफिया और अलग अलग प्रकार के माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से सौदेबाजी प्रदेश के अंदर की जा रही थी, इसने पहचान का संकट हम सभी प्रदेशवासियों के सामने खड़ा किया था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम आप सबको दिखाई दे रहे होंगे। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और
आने वाले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के लिए अपने प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। रुग्ण शरीर सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में दंगाई और माफिया हावी थे, माफिया सौदेबाजी करते थे और आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, उसके बाद से खुद सेकुलर दिखने की होड़ मच गई। भारत के मूल्यों को गाली देने वाले खुद को सेकुलर बताने लगे। ऐसे लोगों को मंचों पर सम्मान भी किया गया, जबकि ऐसे लोग अलगाववाद को बढ़ावा देते थे। आपको बता दें, सीएम योगी के जिलों के ताबड़तोड़ दौरे से जनमानस को विकास योजनाओं का तोहफा मिल रहा है। कुल मिलाकर 2007 के मद्देनजर सरकार की मंशा जनता के बीच बिल्कुल मजबूत पकड़ बनाना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल पर बहुजन समाज पार्टी की महारैली में जो हुआ, उसकी उम्मीद नहीं थी। आज तक ऐसी रैलियों में विपक्ष का मुख्य निशाना मौजूदा सरकार पर होता आया है, पर यहां इसका उल्टा ही दिखा। बसपा प्रमुख मायावती ने काशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए इस रैली में योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना की। साथ ही प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। नई पीढ़ी के नेतृत्व को हरी झंडी। आपको बता दें कि मायावती ने पार्टी संस्थापक कांसीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल रैली में बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की। ये निर्णय बसपा के भीतर नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस रैली ने यहाँ पर हुई पहले सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे लगता है कि 2027 में यूपी में नया सियासी समीकरण उभरने जा रहा है। बीएसपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। मायावती का लखनऊ में आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम दलित बहुजन समाज को एकजुट करने और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी का संकेत देता है। बहरहाल ये रैली बसपा के लिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन साबित हुई, जिसमें बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश के बाहर के 5 राज्यों से लाखों समर्थक जुटे। मायावती ने कहा कि इस रैली ने सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे लगता है कि 2027 में यूपी में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनेगी। उन्होंने वादा किया कि वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। जातिवादी दल संविधान को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। जो संत गुरु और महापुरुष। अखिलेश यादव से मायावती के सवाल। सरकार में रहते पीडीए याद क्यों नहीं रहता? न कांसीराम की जयंती और न ही पुण्यतिथि मनाते हैं। कांसीराम के प्रति आदर सम्मान था तो अलीगढ़ मंडल में कासगंज नाम से नाम क्यों बदल दिया? योगी की तारीफ, सपा पर करारे प्रहार। आपको बता दें कि रैली में मायावती ने सभी विपक्षी पार्टियों को जमकर लताड़ा। धुर विरोधी सपा समेत कांग्रेस और बीजेपी तक इससे अछूते नहीं रहे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बीजेपी की राजनीति को जातिवादी बताते हुए भी उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। वहीं मायावती ने सपा के पीडीए के नारे को खोखला और झूठ बताते हुए कहा कि जब ये लोग सत्ता से बाहर होते हैं, उसी समय इन्हें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की याद आती है। असल में ये सभी जातिवादी दल चुनाव के समय अंदर से एक हो जाते हैं और बसपा के दलित वोट काटते हैं ताकि बसपा सत्ता में ना आ सके। मायावती सपा के शासनकाल को गुंडों का शासन बताने से नहीं चूकी। उन्होंने कहा सपा ने अपनी सरकार में गुंडों, बदमाशों, माफियाओं को ही बढ़ावा दिया है। पूरी कानून व्यवस्था चरमरा गई। वहीं मायावती ने आरोप लगाया कि सपा का चरित्र इतना दोगला है कि बसपा सरकार के दौरान जो योजनाएं और कार्यक्रम बहुजन और दलित समाज के लिए शुरू किए गए थे, उन्हें नाम बदलकर लागू किया। बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गयी। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम माननीय श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे।
अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की, सारी के सारी समाज अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस पर जोरदार हमला। मायावती ने तेवर दिखाते हुए कहा, कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लगाकर बाबा साहब के संविधान का अपमान किया था, कभी भी उनका सम्मान नहीं किया। अब कांग्रेस के लोग हाथ में संविधान की कॉपी लेकर नाटकबाजी कर रहे हैं। इसी तरह सपा की सरकार में दलितों पिछड़ों का उत्पीड़न हुआ, इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था भी चरमरा गई थी। सपा सरकार में गुंडों और अराजक तत्वों को संरक्षण दिया। कार्यकर्ताओं के जोश को पंख लगाते हुए मायावती ने कहा, यूपी में बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि गठबंधन करने पर बसपा का वोट तो सहयोगी दलों को मिल जाता है, बसपा को उनका वोट नहीं मिलता। बसपा ने यूपी में जब भी गठबंधन की सरकार बनाई तो सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, पहले ही गिर गई। इसलिए बसपा ने 2027 में भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मिशन 2027 की तैयारी। रैली का उपयोग आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत के तौर पर किया गया। कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर बहुजन समाज को एकजुट करने की अपील का बड़ा महत्व कांसीराम के संदेश व बसपा की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने से हो सकता है सियासी उभार। पार्टी का लक्ष्य 2027 जैसी जीत के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरना रहा। पार्टी के खिसकते जनाधार को वापस हासिल करना बड़ा मकसद। कुल मिलाकर मायावती की रैली का संदेश बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है, जिसके लिए उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने, सुशासन और सर्व समाज के कल्याण के अपने पुराने एजेंडे को प्रमुखता से सामने रखा। साथ ही विरोधी दलों पर दलित विरोधी और गठबंधन की राजनीति करने का आरोप लगाया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का